23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य का खौफ देखिए। उन्हें एक संभावित जनविद्रोह का इतना डर था कि उन्होंने फांसी का समय ही बदल दिया। 24 मार्च की सुबह की जगह एक दिन पहले ही चुपचाप शाम 7 बजे का समय तय कर दिया गया। किसी हुकूमत का इतना खौफजदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। लेकिन उस खौफ और अफरा तफरी के बीच जेल की कोठरी के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। मौत सामने खड़ी थी और भगत सिंह बिल्कुल शांत बैठकर व्लादिमीर लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाने का बुलावा आया तो उन्होंने बड़ी शांति से जेलर से कहा, रुको, पहले क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो। क्या कमाल का आत्मविश्वास था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका शरीर भले ही खत्म हो जाए लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरेंगे। एक अमर शहीद बनने तक का यह सफर आखिर कैसा रहा? आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, क्रांति के बीज। दूसरा, हथियारों से बड़े विचार। तीसरा, बहरों को सुनाना। चौथा, वैचारिक मंच। और अंत में उनकी अमर शहादत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, क्रांति के बीज बोना। आखिर ये वैचारिक चिंगारी उठी कहां से? बात है 1907 की, पंजाब के बंगा गांव की। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां अंग्रेजी शासन का विरोध और देशभक्ति की बातें रोजमर्रा का हिस्सा थीं। अब सोचिए, उस माहौल का एक छोटे बच्चे पर क्या असर हुआ होगा। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। एक बार खेत में मिट्टी से खेलते हुए छोटे भगत सिंह ने अपने पिता से कहा था, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि जब बड़ी हो तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकें। यह साफ दिखाता है कि क्रांति का विचार कितनी छोटी उम्र से ही उनके जहन में गहराई तक बैठ चुका था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अगले दिन जब 12 साल के भगत सिंह वहां पहुंचे तो उन्होंने निर्दोष लोगों के खून से सनी उस मिट्टी को एक बोतल में इकट्ठा कर लिया। ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि उनका पूरा जीवन अब आज़ादी के लिए समर्पित होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर, उनके विचार। बचपन के गुस्से और आक्रोश से आगे बढ़कर अब उनका बौद्धिक जागरण शुरू हुआ। उन्होंने केवल भावनाओं में बहने के बजाय दुनिया भर के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को गहराई से पढ़ना शुरू किया। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उनका ये वैचारिक विकास उनके संगठन के नाम में भी झलकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़कर उसे HSRA यानी HSRA बना दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां सामाजिक समानता और न्याय हो। और उनका ये नजरिया उनके इस मशहूर कथन से बिल्कुल साफ हो जाता है, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि किसी भी दमनकारी साम्राज्य को असली खतरा हथियारों से नहीं बल्कि एक जागरूक और वैचारिक रूप से मजबूत युवा पीढ़ी से होता है। विचारशील नागरिक हमेशा किसी भी सत्ता के लिए सबसे घातक हथियार होते हैं। यहीं से भारत को बदलने की असली नींव रखी गई। आगे चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, बहरों को सुनाने के लिए एक धमाका। केवल अच्छे विचारों का होना काफी नहीं था, उन विचारों को एक ऐसी रणनीति की जरूरत थी जो सीधे राज्य को चुनौती दे सके। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का निधन हो गया। इसके जवाब में जेम्स स्कॉट को निशाना बनाया गया, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह हिला दिया। लेकिन वो महज भागने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। असली और सबसे बड़ा कदम तो अप्रैल 1929 का असेंबली बम कांड था। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया उसका उद्देश्य किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। बम जानबूझकर एक खाली जगह पर फेंका गया था और उसके बाद जो पर्चे उछाले गए उन पर एक बहुत ही स्पष्ट संदेश लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए। यह धमाका असल में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे काले कानूनों के खिलाफ एक बहुत ऊंची आवाज थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि धमाके के बाद उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि जानबूझकर खुद को गिरफ्तार होने दिया। आइए अब देखते हैं कि कैसे यह गिरफ्तारी एक मास्टर स्ट्रोक बनी। हमारा चौथा भाग, अदालत कक्ष, एक वैचारिक मंच। अंग्रेज खुश थे कि उन्होंने भगत सिंह को पकड़ लिया है, लेकिन असल में ये उनकी सबसे शानदार रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमे और उस अदालत को ही पूरे देश में अपने विचार फैलाने का सबसे बड़ा मंच बना दिया।
और जेल के अंदर भी ये संघर्ष रुका नहीं। भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उन्होंने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। मांगे क्या थी? बेहतर भोजन, पढ़ने की सामग्री और भेदभाव का अंत। ये महज कुछ सुविधाओं की मांग नहीं थी, बल्कि हर भारतीय के बुनियादी आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और ये कोई छोटी मोटी हड़ताल नहीं थी, ये पूरे 63 दिनों तक चली। इस दौरान 13 सितंबर 1929 को उनके साथी युवा क्रांतिकारी जतिन दास ने अपने प्राण त्याग दिए। इस शहादत ने पूरे देश में एक जबरदस्त आक्रोश और देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। जेल की दीवारों के भीतर लड़ी गई इस अहिंसक लड़ाई ने ब्रिटिश हुकूमत को नैतिक रूप से पूरी तरह परास्त कर दिया था। और अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर, वो शहादत जिसने भारत को बदल दिया। ये कहानी वापस घूमकर उसी 23 मार्च 1931 की शाम पर आ जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अंग्रेजों को लगा कि इन युवाओं को खत्म करके वे उस आवाज को हमेशा के लिए शांत कर देंगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत थी। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से ये स्पष्ट करती है कि उनका अंतिम दृष्टिकोण क्या था। उनके लिए सच्ची आजादी का मतलब सिर्फ गोरे शासकों की जगह भारतीय शासकों का आना नहीं था। उनका सपना एक ऐसा समाज था जो समानता, न्याय और शिक्षा पर टिका हो, एक ऐसा देश जहां किसी भी गरीब का शोषण न हो। महज 23 साल की उम्र में जिस नौजवान ने अपने विचार और अपने बलिदान से एक पूरे साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने भारत को केवल आजाद होने का सपना नहीं दिया, बल्कि वैचारिक रूप से जागृत भी किया। लेकिन अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या आज का हमारा ये समाज, हमारी वर्तमान व्यवस्था सच में उस समानता और न्याय को दर्शाती है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? ये एक ऐसा विचार है जिस पर इस विश्लेषण के बाद हम सभी को गहराई से मंथन करने की आवश्यकता है।